आज़म साहब, ज़ाहिर एक तरफ मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और ये वक्त तकाजा करता है कि पार्टी मुत्तहिद नज़र आए, मगर पार्टी हर दूसरे मामले पर तकसीम का शिकार नज़र आती है और सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका इजहार किया जाता है। अब सलमान अकरम राजा तो करीब ख्याल किए जाते हैं मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के, ये खबर आना कि उन दोनों के दरमियान इख्तलाफ हुआ, जिसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आज एक ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो कल अपना ओहदा छोड़ देंगे। क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ में? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर से कभी ख़तरा इतना नहीं रहा जितना उनको अपनी जमात के अंदर से ख़तरा रहा है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पार्लिमानी सियासत से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कल या परसों जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें 9-13 की अक्सरियत थी, यानी 13 लोग इस बात के हामी थे कि ज़िमनी इंतखाबात से बायकॉट नहीं करना चाहिए और उसके अंदर जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब का ताल्लुक लाहौर से है, लाहौर से हमाद अजहर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वो आज दस्तबरदार हुए हैं। जाहिर है कि सलमान अकरम राजा साहब ये चाह रहे होंगे कि लाहौर से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़े, और उनका भी एक इम्कान हो सकता था कि वो भी इसके अंदर हिस्सा लें, मगर असल बात जो है वो ये कि जो अब तक सामने आई है ज़राए के लिहाज से कि वो इमरान खान साहब ने जो अहकामात दिए थे, अलीमा खान साहिबा उन्हीं अहकामात को दोहरा रही हैं, जबकि सलमान अकरम राजा साहब जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका ये कहना है कि इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। और आज जो उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें कि उन्होंने कहा कि ऐसा वाक़या हो गया, तो जाहिर है कि वो अभी तक जो ज़राए बताते हैं कि उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज़ किया कि पार्टी की जो अक्सरियत है वो इस बात की हामी है कि पार्लिमानी जो सियासत है उसमें से अलग ना हुआ जाए, जिस पे अलीमा खान साहिबा उनसे बरहम हुई या उनसे नाराज़ हुई इसकी तफसीलात तो बाद में आएंगी, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा ग्रुप है जो कि ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसले हैं वो गलत सूरत में हैं और गलत हो रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, मगर जो फैसले उन्होंने किए अभी तक, यानी 2 फैसलों का आपने खुद भी जिक्र किया है कि एक तो महमूद खान अचकज़ई साहब का फैसला है और उसके ऊपर भी आप देखें कि उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नॉमिनेट किया, वो पैगाम भिजवाया गया और पार्टी के अंदर उसके ऊपर शदीद बहस हुई, जिसके बाद जिसको मद्देनज़र रखते हुए महमूद खान अचकज़ई साहब ने ना तो उसको कबूल किया उस दावत को या उस ओहदे को, और ना ही उन्होंने उसको मुस्तरद किया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, कल को कोई भी हजीमत जो है वो उठाना पड़ सकती है, और इसी वजह से आपने देखा कि मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो दूर हटे हैं। इसी तरह से ये इंतखाबी सियासत के हवाले से भी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया और पार्टी ने अलग फैसला किया, लेकिन क्या इसका मतलब ये ले लिया जाए कि पार्टी इमरान खान साहब की हिदायत से बिल्कुल मुख्तलिफ चल रही है? तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने कुछ फैसले अपनी सियासी कमेटी पे छोड़े थे और जो फैसले उनके मकबूल होते हैं वो उसको ओन करते हैं, जो उनके फैसले मकबूल नहीं होते या इलेक्शन में अगर कोई खुदा न खास्ता नुकसान हो या उनको शिकस्त हो तो वो कह सकते हैं बड़े आराम से कि मैंने इसको मना किया था। अलीमा खान साहिबा का क्या उनका इस वक्त ओहदा है सियासी जमात के अंदर? उनका सियासत के अंदर या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई भी ओहदा मौजूद नहीं है, उनके पास कोई भी ओहदा नहीं है इस वक्त सियासी तौर पर देखा जाए, और उनके अहकामात जो हैं उनको वो चाहती हैं कि उनके अहकामात को जो तस्लीम किया जाए या पार्टी के अंदर मनवाया जाए। तो एक कशमकश है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम के उस धाने पर लाके खड़ी कर रही है कि जहाँ पे ये फैसला करना पड़ेगा कि आया इंतखाबी सियासत और इमरान खान साहब के फैसले को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। मगर मुझे ऐसे लगता है, मेरी राय जो है वो ये है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब की इजाज़त और उनकी जो रजामंदी है उसके साथ ही ये हो रहा हो, और कल बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब उनसे मिलेंगे तो ये जो मखमसा है इसमें से भी किसी हद तक पार्टी जो है वो निकल सकती है। और इरशाद, आप बताइएगा, एक तरफ से ज़ाहिर है इस मुश्किल का सामना है पार्टी को कि उनकी मुलाकातें नहीं होने दी जाती हैं, मगर उसके बावजूद ये हुआ कि जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो काफ़ी तनकीद हुई अली अमीन गंडापुर पर, दीगर लोगों पर कि जी उन्होंने अपनी तरफ से ये नाम दे दिए हैं सेनेट के, इमरान खान साहब ने नहीं अप्रूव किए हैं। जब अलीमा खान साहिबा बहनें मिलकर आई तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन बता रही है कि उनके सामने तो ये बात ही नहीं की इमरान खान साहब ने। फिर अब ये वाला मामला है, क्या पार्टी में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, ओनरशिप नहीं है, फैसलों की तकसीम है, एक दूसरे के खिलाफ सियासत है क्या? और ये जो सलमान अकरम राजा साहब का मामला है ये क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। इससे पहले सिर्फ एक कमेंट करना चाहूंगा क्योंकि आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में आज के फैसले की बात की। मैंने तफसीली फैसला तो नहीं देखा, आई थिंक रिटन ऑर्डर नहीं आया अब तक इसका,
लेकिन जो इससे पहले फैसले देखे उसमें एक बात सामने आई थी और आपने भी इसको देखा है कि चक्री रेस्ट हाउस और जमान पार्क में जो एक कॉन्स्पिरेसी अकॉर्डिंग टू हुकूमत या उस फैसले में जो लिखी हुई थी कि वो तैयार की गई थी, वो ये थी कि 9 मई अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो किन किन फौजी तंसीबात पर हमला करना है। और फिर हुकूमत तो कहती है कि ये तो बगावत थी या म्यूटिनी थी, जिसका बहरहाल उन फैसलों में तो जिक्र नहीं था, बट हुकूमत का मौकिफ ये था। आज जो केस का फैसला है वो राना सनाउल्लाह साहब के घर के ऊपर अटैक का है। तो मेरी भी बड़ी दिलचस्पी होगी इसके डिटेल ऑर्डर में देखने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी में अगर ये बात थी कि हमने फौजी तंसीबात पे हमला कर रहे हैं, तो ये जो घर पे हमला हुआ है क्या ये भी उसी कॉन्स्पिरेसी में तैयार हुआ था सारा मामला कि हमने राना सना या दीगर सियासतदानों के घर पे भी हमला कर रहे हैं। आई थिंक एक तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा देखा है, क्योंकि अब तक जो भी फैसले आए उसमें हमने बड़े इनकंसिस्टेंसी देखी है। जहां तक इस कंट्रोवर्सी का ताल्लुक है, देखें इसमें तो कोई शक नहीं, जो बात कर रही है आसमा साहबा बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इस वक्त क़यादत है उनका कोई सियासी तजुर्बा नहीं है। उसमें से कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना पहले सियासत की है ना पार्लियामान का हिस्सा रहे, तो वो उनकी सियासी इमेच्योरिटी तो नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी जो कंफ्यूजन इस वक्त है ये मैन्युफैक्चर्ड भी है। जैसे आपने खुद का मुलाकात नहीं करने दी जाती, बड़ा सिंपल है, कल अगर सलमान अकबर राजा भी चले जाए, फैमिली मेंबर्स भी चले जाए, 5-6 लोगों जिनको इजाजत होती है या मिलनी चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, तो पता चल जाएगा कि इमरान खान की राय क्या है। क्योंकि इस वक्त पार्टी में जो तकसीम है ना वो एक ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से है। क्योंकि पहले तो जो इमरान खान साहब का अपना हैंडल है, एक्स हैंडल, उस पर आया कि हमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और अगर हिस्सा लिया तो जिन लोगों की ये सीट थी जो जीते थे उनकी पीठ में छुरा घोपने के बराबर हो गई है। तो उस वक्त ये अलीमा खान साहब ने भी इस पर बात की, दीगर लोगों ने भी की। लेकिन फिर अली बुखारी साहब की जब पिछले मंगल को मुलाकात हुई तो उसमें वो ये पैगाम लेकर आए, और मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने जुम्मे को ये कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अगर पार्टी समझती है कि इलेक्शन में लड़ना चाहिए तो फिर जो पॉलिटिकल कमेटी है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के हवाले से वो फैसला कर ले। अब मेरी कुछ लोगों से इस पे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि देखिए जाहिर सी बात है, अगर एक नुक्ता नजर जाएगा, अली बुखारी साहब एक सोच लेके जाएंगे इमरान खान साहब के पास कि पार्टी इस बात में मुत्तफिक है कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब यही फैसला करेंगे कि ठीक है फिर आप आपस में डिसाइड कर लें। तो उनके पास कोई दूसरा मौकिफ पहुंचा ही नहीं। ये पार्टी में कुछ लोगों की राय है। बाकी जो आज हुआ है और जो इस्तीफा देने की बात की है सलमान अकबर राजा साहब ने, उसकी बिल्कुल यही वजह है कि जब पार्टी ने 13/9 से ये फैसला किया कि हमें इन बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, तो अलीमा खान ने इस पर एतराज किया और कहा कि इमरान खान ने तो कह दिया था कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेरी एक और रहनुमा से बात हुई जिन्होंने मुझे ये बताया कि अली बुखारी साहब जिस दिन मुलाकात करके आए और इमरान खान से और बाहर निकले, तो सबसे पहले जो 2-3 लोगों को उन्होंने बताया इमरान खान ने यही आज कहा है, उसमें अलीमा खान साहिबा भी थी। यानी कि वहां पे ये बात बता दी गई थी उनकी तरफ से, अली बुखारी साहब की तरफ से अलीमा खान को, कि इमरान खान ने कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी फैसला करने के बाई इलेक्शंस में हमें लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, अब ये एक राय और आ रही है और कहा जा रहा है, जराए बता रहे हैं कि अलीमा खान साहबा कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो लड़ना समझ आता है क्योंकि वहां हमारी हुकूमत है, धांधली होना वहां पे मुश्किल होगा, और मुस्तकबिल में अगर कोई एमपीएस भी डी सीट होते हैं या उनके सीट्स पे इलेक्शन होते हैं तो फिर वहां तो हमारे पास एक खतरा होगा कि हम शायद मेजॉरिटी लूज कर जाए। तो वहां पे जो भी इलेक्शन हो, चाहे वो कौमी असेंबली का हो या सूबाई असेंबली का हो, हमें लड़ना चाहिए। लेकिन पंजाब में क्योंकि हमें पता है कि हमारे वर्कर्स को हम निकालेंगे, अगर पॉलिटिकल कैंपेन करने दी, अब तो वो समझते कि शायद ना करने दी जाए, वर्कर्स को पकड़ लिया जाएगा, पकड़ धकड़ होगी, वर्कर्स पहले ही थके हुए हैं, और वो एक यूजलेस एक्सरसाइज होगी क्योंकि आखिर में वो समझते हैं कि फॉर्म 47 के तहत पीटीआई के लोगों को हरा दिया जाएगा। तो वो ये कहते हैं इस एक्सरसाइज को कोई फायदा नहीं है। लेकिन शाहजेब, आपने भी इमरान खान की सियासत जो है वो देखी है बड़े लंबे अरसे तक। मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने ये पहले कहा, मुझे नहीं पता इसके बाद अली बुखारी साहब को क्या कहा है, लेकिन अगर आप देखें 2008 का इलेक्शन, पहले तो तमाम पार्टीज ने कहा था, पीएमएलएन ने भी कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे, पीएमएलएन ने आखिर में लड़ने का फैसला किया, लेकिन इमरान खान ने बाइकआउट जारी रखा। 2014 में इमरान खान ने अपनी पार्टी को कहा कि जितने भी एमएनएज हैं वो नेशनल असेंबली का बाइकआउट करेंगे, तकरीबन 9 महीने या 12 महीने उनका बाइकआउट ये जारी रहा। फिर 2023 में भी इमरान खान, परवेज इलाही जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनकी राय के अगेंस्ट जाके उन्होंने दोनों असेंबलियां तहलील कर दी थी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, जिससे ये नजर आता है कि इमरान खान साहब का ये फैसला हो सकता है, होगा बल्कि, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो जब भी समझते हैं कि यार कुछ चीज हमारे हक में नहीं जा रही तो हम बाइकआउट की तरफ जाए। लेकिन शायद आपने भी देखा, हमने भी देखा, आज तक कोई जो उन्होंने जब असेंबली छोड़ी ना उसका कोई फायदा हुआ, ना कोई जमात जब बाइकआउट करती है उसका कोई फायदा होता है। तो पार्टी में ये राय इस वक्त है कि अगर हमें थोड़ी सी भी पॉलिटिकल स्पेस मिले, क्योंकि अभी तो हम ना रैली निकाल सकते हैं ना जलसा निकाल सकते हैं, हमें तो 14 अगस्त का वेट करना पड़ता है कि 4-5 लोग जो है वो झंडा लेके चले जाएं, क्योंकि 14 अगस्त को ऑब्वियसली भीड़ इतनी होती है कि कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। लेकिन अब वो समझते हैं कि अगर हमें ये बाई इलेक्शंस में एटलीस्ट अपनी बात करने का, सड़कों पर निकलने का, एक रैली या कैंपेन करने का मौका मिलता है तो हमें उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो ये मेजॉरिटी राय है और शायद यही राय अली बुखारी साहब लेके गए जिसपे इमरान खान साहब ने ये कहा
कि ठीक है फिर पार्टी फैसला कर ले। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये तीसरी मर्तबा हमने अल्ताफ हुसैन साहब के तो कई इस्तीफे देखे थे जो पार्टी उनसे वापस करवा देती थी। सलमान अकरम राजा साहब का भी तीसरा इस्तीफा है। 26 नवंबर के बाद जो एहतजाज हुआ उसके बाद जो है सलमान अकरम राजा और दीगर लोग जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में थे तो जराए बताते कि वहां पे बुशरा बीबी थोड़ी देर के लिए आई और उन्होंने बेगैरत बेशर्म जैसे लफ्ज का इस्तेमाल किया और कहा जाता है बेगैरत उन्होंने कोई 7 मरतबा इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद सलमान अकरम राजा बड़े अपसेट थे कि हम इज्जत से सियासत करने आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़ा आगे बढ़ के अपनी जो भी कुर्बानी दे सकते हैं वो दें, लेकिन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो फिर वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं सियासत कर सकता। और फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी उस पर एतराज किया था, तो वो इस्तीफा था। फिर पिछले हफ्ते अली बुखारी साहब के जरिए इस्तीफा भिजवाया जो इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि तीसरी मरतबा कल मैं फिर इमरान खान को इस्तीफा दूंगा कल। और इस सब में अस्मा ज़ाहिर खबरें आती रहती हैं कि हुकूमत और इदारों के ताल्लुकात के हवाले से फिर उसकी क्लैरिफिकेशन भी आती रहती है। लंबा अरसा हो गया है इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए, तकरीबन 3.25 साल हो गए। दरमियान में केयर टेकर सेटअप आया, मगर सेटअप ओवरऑल यही चल रहा है। जब तरदीदें आती हैं तब भी सवाल उठता है कि कुछ ना कुछ है शायद जिसकी वजह से तरदीद आ रही है। बहुत अच्छे ताल्लुकात ही चल रहे हैं, मजबूती से चल रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के लिए रूम बन सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी तहरीक इंसाफ के लिए वो तो अगर कोई तरमीम आती हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकल सकती है अगर 27वीं तरमीम आती है। लेकिन बहुत बड़ा इफ़ है उसके ऊपर, क्योंकि ये अगर मगर की शिकार इस वक्त सूरत हाल होगी, क्योंकि इमरान खान साहब या उनकी जो जमात है, जैसे अभी शहजाद बता रहे थे, उनका पार्लिमानी सियासत के अंदर किरदार ना होने के बराबर है। वो ये समझते ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो पार्लिमान है वो उनको ताकत दे सकती है और वहाँ पे वो उस प्लेटफॉर्म पे अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह हैं और आप देखिए कि रोज़ वो एक ऐसी स्टोरी निकालते हैं जो कि टॉक ऑफ द टाउन होती है, जो कि मीडिया की जीनत बनती है और हुकूमत के ऊपर एक बहुत अच्छा एक चेक जो है वो इस अकाउंट्स कमेटी ने रखा हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवामी सियासत है और जो पार्लिमानी सियासत है वो कहीं नज़र नहीं आती। ना तो अवामी मसाइल के ऊपर कोई मामलात उनके सामने आते हैं, ना उनके पार्लिमानी सियासत के अंदर उनकी कोई दिलचस्पी है। कितनी तकारीर हों, कितने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हों, कितने नुक्ता एतराज़ हों, कितने सवालात हों, जो पार्लियामेंट की एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए से वो हुकूमत की कारकर्दगी को चैलेंज कर सकते हैं, वो हमें कहीं पर दिखाई नहीं देते। तो एक तो शुरू से यानी 2014 नहीं 2002 से हम इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में देख रहे हैं और उनकी जो कारकर्दगी बतौर एक वाहिद जो रुकने असेंबली थे वो भी कोई ख़ास नहीं थी। उन्होंने कभी लेजिस्लेशन नहीं की, कभी उसमें हिस्सा नहीं बने, मगर बहुत कम बने। लेकिन उसके बाद आप देखें कि तवातुर के साथ जो है वो उनकी पार्टी पार्लियामेंट को अवॉइड करती रही। और अभी भी आप जो बात करें कि क्या कहीं पर कोई माफ़ी या तलाफ़ी या कोई मसलहत या मसालहत या कोई नरम गोशा या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच ताल्लुकात ख़राब होने की बात, तो आज ही ख्वाजा आसिफ साहब को हमने इंटरव्यू किया और उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड जो रिजीम है वो डिलीवर कर रहा है और उन्होंने कहा कि ये निज़ाम इसी तरह से चलेगा। यानी और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त आइडियल रिलेशनशिप है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को देखा जाए, जब तक इमरान खान साहब की दुश्मनी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तब तक इस हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। जहाँ तक 27वीं तरमीम की बात है, या उसको दूसरे लफ्ज़ों में कह दें NFC अवार्ड जिसकी तश्कील हो गई है, उसके ऊपर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, उसके अंदर 2-3 फार्मूलाज के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूनिट्स या इंतजामी सूबों की बात हो रही है, उससे ज़्यादा डेवल्यूशन के ऊपर काम हो रहा है। और पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात की सुनवाई है जो कि बहुत जल्द होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक ये ज़िमनी इंतखाब जिसमें कि उनको जीतना है, और जो नवाज शरीफ साहब ने भी चेयर की हैं मीटिंग्स, उसके अंदर उन्होंने ये चैलेंज अपनी तमाम जमात को भी दिया है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। और दूसरा चैलेंज उनके लिए बल्दियाती इंतखाब होगा जिसका मार्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में मारना चाहती है। याद रहे कि सिर्फ पंजाब है जहां पे बल्दियाती इंतखाबात या सेटअप इस वक्त मौजूद नहीं है, और अगर ये मार्का PMLN मार लेती है और ये ज़िमनी इंतखाब जीत जाती है तो फिर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा उनके पास जो पॉपुलैरिटी गेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है वो उनके पास आ जाएगा। और इन दो चीज़ों के ऊपर पोलिटिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज काम कर रही है। उसको अगर मुकाबला किया जाए इमरान खान साहब की जमात के साथ, और PTI ने जिस तरह से वॉकओवर देने की कोशिश
कोशिश की है हालिया इंतखाबात के अंदर, वो उनके लिए आप देख सकते हैं कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है या पॉलिसी है वो किस कदर इस मामले के ऊपर कमज़ोर है कि वो लोगों को साबित करें कि आज भी वो बहुत कामयाब हैं, मकबूल हैं और इन इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें, जहाँ पे उनके लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि वो जाके अवाम के साथ बात करें, अवाम को डील करें और अवाम के ज़रिए से जो है वो अपना असलो रसूख बनाएं। शायद आप बताइएगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कम जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई ओपनिंग आएगी 27वीं तरमीम की मद में हो, NFC अवार्ड के उसमें हो, वहाँ पर हम कैपिटलाइज कर सकते हैं और कोई सब कुछ बहुत अच्छा है नहीं इस वक्त। आपको लग रहा है कि जिस आइडियल रिलेशनशिप की बात ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं वैसा ही है, या ये रिलेशनशिप चल ही उस इख्तिलाफ की वजह से रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान है, और ओपनिंग की जो उम्मीद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की वो वाकई नज़र आती है, क्योंकि आपने भी इन मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उस पर इंटरव्यूज़ भी किए, शो भी किया। जी, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हाइब्रिड रिजीम के हवाले से बात की उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन हाँ, NFC 27वीं तरमीम, सूबे बनना, ये टॉक ऑफ द टाउन है पिछले 2-3 हफ्ते से। आप देख रहे हैं बिजनेसमैन भी बात कर रहे हैं, अलीम खान साहब कह रहे हैं जो फेडरल मिनिस्टर हैं, हर सूबे में मजीद 3 सूबे बना दें। फैसल वाडा साहब भी यही कह रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन होना चाहिए, यानी कि सूबों को तो वसाइल मिल जाते हैं, सूबों से नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाओ। मेरे ख्याल से ये सूबे बनने वाली बात और निचली सतह पे फंड्स मुंतकिल करने वाली बात, ये दोनों स्मोक स्क्रीन है। असल में ये है मामला जिसपे मेरे ख्याल से एहसन इकबाल साहब और दीगर लोग बड़े वोकल हैं कि वफाक के पास वसाइल नहीं बचते। हमें NFC को इस तरीके से चेंज करना है कि कुछ या तो वसाइल वापस मुंतकिल किए जाए सूबों से लेकर वफाक पर, या फिर सूबे कुछ एडिशनल जिम्मेदारियां ले लें, यानी कि जब डिविजिबल पूल में ये पूरा टैक्स जाता है उससे पहले आप डिफेंस बजट को निकाल लें ताकि उसका बर्डन जो है वो सूबों के साथ साथ वफाक भी शेयर करे। इस किस्म के प्रपोजल्स वफाक चाहती है कि सूबे मान लें। अब मेरी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें, कनाल के मामले पे भी आप कह रहे थे कि जब वफाकी हुकूमत ने और मुक्तदरा ने फैसला कर लिया कि बनने हैं तो आप सब कह रहे थे कि बनेंगे, लेकिन बिलावल साहब ने पोजीशन ली, स्टैंड लिया, नहीं बने। तो ये NFC हमारे लिए उससे ज्यादा बड़ा इशू है, बल्कि इसके बरक्स पोजीशन ले चुके हैं बिलावल साहब के सूबों का जो इख्तियारात अब क्योंकि उनके बढ़ गए हैं 18वीं तरमीम के बाद, उनको वसाइल मजीद और मिलने चाहिए। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें फिर हमें एग्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि देखिए अगर हमने ये देखना है कि मुल्क का फायदा किसमें है तो एक बैलेंस होना चाहिए ना वफाक और सूबों के दरमियान। ये नहीं हो सकता कि सूबों की ऑटोनॉमी जो है वो खत्म हो जाए, ये भी नहीं हो सकता कि वफाक बिल्कुल कमजोर हो जाए। तो अगर हमने एक बैलेंस और दोनों एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिसमें दोनों जो है वो स्ट्रांग रहे, तो उस हवाले से फिर मेरे ख्याल से जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हाइब्रिड रिजीम है और ये मुल्क की मफाद में है, तो फिर वो नजर भी हमें आना चाहिए ना कि कोई ऐसी चीज ना हो कि बहुत ही ज्यादा या तो सूबों के फेवर में हो या वफाक के फेवर में हो। और इसीलिए देखिए टेस्ट केस क्या होगा, अगर ख्वाजा साहब समझते हैं कि 2/3 मेजोरिटी भी है, फौज भी हमारे साथ है, हाइब्रिड रिजीम में अब है, तो कौन से फवायद हैं? क्या जिस तरह एक सियासी पार्टी आती है, डे टू डे फायर फाइटिंग करती है, वही करना है सेटअप ने, नून लीग की हुकूमत ने, या उससे बढ़ के करना है? असल मसाइल क्या है शाहजेब साहब? हम बात करते हैं रोमन एम्पायर के दौर से, बड़ा सिंपल सा था कि स्टेट इसी तरह चलेगा, स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो टैक्स सबसे इकट्ठा करे और लोगों को तहफ्फुज़ दे। आज तक इस मुल्क में हम एक इक्विटेबल तरीके से टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते। क्या ये प्रॉब्लम ख्वाजा साहब अश्योर करते हैं कि जब उनकी हुकूमत खत्म होगी हल हो जाएगा? हमने क्लाइमेट चेंज पे देखा है कि कोई हमारी इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं है, हर सूबा अपनी बात करता है, हर शहर अपनी बात करता है, पता नहीं क्या होगा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 18 से 20% GDP आपकी गिर जाएगी। फिर आपके जो NFC जैसे इश्यूज हैं, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे मजीद अगर सूबे बनने चाहिए, जैसे हमने देखा इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में बन गया, हर जगह बन गया, हमारे नहीं बने। क्या ये रिफॉर्म्स, बुनियादी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, उनको आप दुरुस्त कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल से फायर फाइटिंग करते रहेंगे, वो तो कोई भी हुकूमत आती है करती रहती है।